गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बायना, बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्रों एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड प्रबंध का टॉपिक लीडरशिप अर्थात नेतृत्व का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में हम आज नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषा, नेतृत्व की प्रकृति या विशेषताएं एवं नेतृत्व के कार्य फंक्शंस ऑफ लीडरशिप का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। अब हम इसका अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। नेतृत्व वह गतिशील शक्ति है जो प्रत्येक सामूहिक प्रयास की सफलता के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। कुशल नेतृत्व के अभाव में कोई भी संस्था या समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता है। वस्तुतः प्रत्येक संस्था के अस्तित्व के लिए ही नहीं बल्कि इसके विकास में भी कुशल नेतृत्व की भूमिका सर्वोपरि है। अतः अब हम नेतृत्व का अर्थ देखते हैं। नेतृत्व एक प्रबंधकीय व व्यावहारिक गुण है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अर्थात नायक दूसरे व्यक्तियों को स्वेच्छा से एवं उत्साहपूर्वक अपनी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रभावित करता है और प्रेरणा देता है। विद्वान बर्नार्ड ने परिभाषा दी है। उनके अनुसार नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वे सामूहिक प्रयास में लोगों या उनकी क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। दूसरी परिभाषा अल्बर्ट तथा बीटी ने के अनुसार नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा अनुयायियों के समूह से इच्छित कार्य स्वेच्छापूर्वक अथवा बिना किसी दबाव के करवाए जाते हैं। एक परिभाषा की डेविस ने दी है, वो देखिए आप। नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है। यह वह मानवीय तत्व है जो एक समूह को एक सूत्र में बांधे रखता है और इसे अपने लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि नेतृत्व वह एक व्यवहार या एक प्रबंधकीय गुण है जिसके द्वारा कोई भी प्रबंधक अपने कर्मचारियों को, अपने अनुयायियों को स्वेच्छापूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि किसी भी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से की जा सके। अब हम इसमें देखते हैं नेतृत्व की प्रकृति या विशेषताएं क्या हैं। हमने ये कंटेंट में प्रमुख विशेषताओं को दिखा रखा है। पहली विशेषता है नेतृत्व की व्यक्तिगत गुण। नेतृत्व एक व्यक्तिगत गुण है। यह नायक का भौतिक गुण नहीं है बल्कि यह व्यावहारिक गुण है जिससे वह दूसरों को प्रभावित करता है अथवा उनका मार्गदर्शन करता है। दूसरी विशेषता है नेतृत्व कार्य करने पर निर्भर। नेतृत्व एक गुण है किंतु जब तक इस गुण को उपयोग में नहीं लिया जाता है तब तक नेतृत्व के गुण का कोई लाभ नहीं होता है। कीथ डेविस ने लिखा भी है, नेतृत्व क्षमता रखना नेतृत्व नहीं है बल्कि नेतृत्व का कार्य करना नेतृत्व है। तीसरी विशेषता है इसकी, नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जाती है। कुछ भ्रांतियाँ ऐसी भी रही हैं कि नायक पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, किंतु आज इस धारणा का कोई महत्व नहीं है।
अब नेतृत्व क्षमता का व्यवस्थित विकास किया जाता है। लोग स्वतः भी नेतृत्व क्षमता का विकास कर लेते हैं। और अगला है अनुयायी। प्रत्येक सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। इसी प्रकार नेतृत्व का दूसरा पहलू उसके अनुयायी हैं। अनुयायियों के बिना नेतृत्व नहीं किया जा सकता है। अतः नेतृत्व के लिए अनुयायियों का समूह अवश्य होना चाहिए। 5 विशेषता है आपसी संबंधों पर आधारित। नेतृत्व आपसी संबंधों की स्थिति में ही जन्म लेता है तथा विकसित होता है। ये आपसी संबंध अनुयायियों तथा नायक के बीच तथा अनुयायियों एवं अनुयायियों के बीच होने आवश्यक है। 6 है नेतृत्व प्रभावित करने या मार्गदर्शन करने की कला है। 7 है सामूहिक हित या हितों की एकता। सामूहिक हितों या हितों की एकता, ये भी एक नेतृत्व का, क्योंकि नेतृत्व अपने आप के लिए नहीं किया जाता, बल्कि नेतृत्व सामूहिक हितों के लिए किया जाता है। सामूहिक हितों से क्या है? सामूहिक हित किसी भी संस्था के वे हित होते हैं जिनसे सभी कर्मचारी एवं अधिकारी प्रभावित होते हैं। और 8 है गतिशील प्रक्रिया। नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर रूप से चलती रहती है। जब तक व्यक्तियों का समूह या संगठन विद्यमान रहता है तब तक नेतृत्व की प्रक्रिया भी चलती रहती है। अगला है गतिशील शक्ति या कला, डायनामिक फोर्स। नेतृत्व एक गतिशील शक्ति या कला है जो समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप उपयोग में लाई जाती है। तो इस शब्दों में कहें तो नेतृत्व के सभी तरीकों, विधियों, शैलियों को सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। और अगला है अनुकरणीय आचरण। नेतृत्व की सफलता नायक के आचरण पर निर्भर करती है। अतः नायक का आचरण ऐसा होना चाहिए जिसे उसके अनुयायी अपना सकें। और अगला है इसकी प्रकृति या विशेषता में औपचारिक एवं अनौपचारिक। नेतृत्व की एक विशेषता यह भी है कि यह औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही रूपों में पाया जाता है। संस्था का प्रबंधक औपचारिक नायक तो हो सकता है, किंतु वह कभी कभी अनौपचारिक रूप में भी अपने समूह या अधीनस्थों का नेतृत्व करता है। और दूसरा अगला है इसका बिंदु लक्ष्य प्रधान, गोल ओरिएंटेड। नेतृत्व लक्ष्य प्रधान होता है। प्रत्येक नायक सामूहिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही अपने अनुयायियों या अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करता है अथवा उनका मार्गदर्शन करता है। अगले इसकी विशेषता है सभी प्रबंधक नायक नहीं होते। नेतृत्व की अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सभी प्रबंधक नायक नहीं होते। दूसरे शब्दों में नेतृत्व एवं प्रबंधन में अंतर होता है। प्रबंधक दूसरों से कार्य करवाता है जिसके लिए उसके पास औपचारिक अधिकार होते हैं, जबकि नायक नेतृत्व के द्वारा लोगों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित या प्रभावित करता है। और अंतिम है नेतृत्व सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। अतः इन बिंदुओं से नेतृत्व की प्रकृति क्या है या इसकी विशेषताएं क्या हैं ये प्रकट होती हैं। अब आगे इसमें इसी टॉपिक में नेतृत्व के कार्य जो आपके सिलेबस में भी AMDS महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार हैं ये जो हम पढ़ा रहे हैं। तो नेतृत्व के फंक्शंस ऑफ लीडरशिप, इसके अंतर्गत देखिए नेतृत्व एक गतिशील एवं रचनात्मक शक्ति है। इसका सभी संस्थाओं तथा सामूहिक प्रयासों की सफलता में महत्वपूर्ण स्थान है।
यही वह महत्वपूर्ण शक्ति है जो संस्थाओं की सफलता को निर्धारित भी करती है। अकुशल नेतृत्व के कारण दुनिया की कई संस्थाएं असफलता का मुंह देख चुकी हैं। ग्लोवर जी जॉन जी ग्लोवर ने लिखा है कि व्यावसायिक संस्थाओं की असफलता के लिए किसी अन्य कारण की तुलना में घटिया नेतृत्व ही अधिक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अतः नेतृत्व शक्ति का महत्व या सब और इसके जो कार्य हैं उसको निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है। इनमें सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य या ये महत्व समझ लीजिए का पहला बिंदु है उद्देश्यों का निर्धारण। एक नायक अपने अधीनस्थों तथा संपूर्ण समूह या संस्था के उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन देता है जिससे वे अपने उद्देश्यों को सही ढंग से निर्धारित कर पाते हैं। तत्पश्चात वह सभी के उद्देश्यों के अनुरूप संस्था समूह के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। इस प्रकार से निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नायक सभी का आसानी से सहयोग प्राप्त कर लेता है। दूसरा कार्य है अभिप्रेरणा प्रदान करना। नेतृत्व कर्मचारियों की अप्रेरणा का स्रोत है। कुशल नेतृत्वकर्ता लोगों की इच्छाओं, आवश्यकताओं, भावनाओं आदि की को समझता है और उन्हें संतुष्ट करता है। इसके परिणाम स्वरूप संस्था के कर्मचारियों में कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। अगला कार्य है कर्मचारियों के मनोबल का निर्धारण। मनोबल कार्य करने की मनुष्य की आंतरिक इच्छा का नाम है। कुशल नेतृत्व लोगों में कार्य करने की अंतःकरण में इच्छा उत्पन्न कर देता है। और अगला कार्य है इसका बिंदु आत्मविश्वास एवं उत्साह का संचार। कुशल नेतृत्व अपने अनुयायियों में आत्मविश्वास एवं उत्साह का संचार भी कर सकता है। एक अच्छा नायक अपने अनुयायियों में नए दृष्टिकोण का विकास कर सकता है तथा कार्यशैली में परिवर्तन कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में नए उत्साह एवं आत्मविश्वास का संचार होता है। अगला कार्य है समूह भावना का विकास। प्रभावकारी नेतृत्व सभी लोगों में समूह भावना का विकास करता है। यह ऐसे कार्य वातावरण का निर्माण करता है जिसमें सभी लोग अपने आप को उस समूह का अभिन्न अंग समझने लगते हैं। और अगला है समूह में निष्ठा उत्पन्न करना। कुशल नेतृत्व अपने अनुयायियों कर्मचारियों में समूह के प्रति निष्ठा उत्पन्न करता है। इस हेतु वह उन्हें व्यक्तिगत उद्देश्यों की तुलना में सामूहिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। और अगला है प्रभावकारी अभिवृद्धि। प्रभावकारी नेतृत्व सफलता में प्रभावकारी अभिवृद्धि करता है। इसका तात्पर्य यह है कि समूह में सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति सामान्य कार्य तो करता ही है, किंतु कुशल नेतृत्व के अंतर्गत उसकी कार्य कुशलता में असामान्य अभिवृद्धि होती है। और अगला इसका कार्य है परिवर्तनों में सुविधा। प्रोफेसर गॉर्डन ने लिखा है कि परिवर्तनों एवं अनिश्चितता की दुनिया में व्यावसायिक नायक परिवर्तन प्रक्रिया का ही महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। वस्तुतः नायक परिवर्तनों का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह अपने अनुयायियों को आसानी से विश्वास में लेकर परिवर्तनों को लागू कर सकता है। अतः कुशल नायक परिवर्तन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। अगला कार्य है इसका प्रतिनिधित्व करना। एक नायक अपने अनुयायियों या अधीनस्थों का प्रतिनिधित्व भी करता है। वह अपने अधीनस्थों की बातों को सही रूप में उच्च अधिकारियों के समझ प्रस्तुत करता है तथा उनके दृष्टिकोण से उन्हें अवगत करवाता है। और इससे आगे का कार्य है परामर्श देना।
कभी कभी लोग कार्य करते समय भावनात्मक दुविधा में फंस जाते हैं। परिणाम स्वरूप कार्य में बाधा या रुकावट आ जाती है। कुशल नायक ऐसे समय में उन्हें दुविधा से मुक्त करने के लिए आवश्यक परामर्श प्रदान कर देता है। इससे उनके कार्य में आई रुकावट भी दूर हो जाती है। और अगला कार्य है अधिकारों एवं शक्तियों का सदुपयोग करना। कुशल नायक अपने अधिकारों एवं शक्तियों का सदुपयोग करता है, वह इनका दुरुपयोग नहीं करता है। यह वह जानता है कि कब दबाव या दंड का उपयोग करना चाहिए तथा कब पुरस्कार देकर कार्य करवाना चाहिए। एक कुशल नायक यह भी जानता है कि कब औपचारिक शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए तथा कब अनौपचारिक शक्तियों अधिकारों का। इस तरह से वो नायक कार्य करता है। और अगला है प्रबंधकीय प्रभावशीलता में वृद्धि। प्रभावकारी प्रबंध के लिए नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है, ये कहा है रॉबर्ट अल्वानीज ने। अर्थात संपूर्ण संस्था के प्रभावकारी प्रबंध के लिए नेतृत्व एक प्राथमिकता है। प्रभावकारी नेतृत्व के अभाव में संस्था के संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं हो सकेगा। प्रभावकारी नेतृत्व से ही संस्था के भौतिक संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों का प्रभावकारी समन्वय करके संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जाता है। इस तरह से ये नेतृत्व के जो प्रमुख कार्य हैं ये हमने आपको बताए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।